अब देखिए, आप तो दिल्ली में आ गए हैं, लेकिन दिल्ली से जुड़ा एक सवाल पहले मैं आप ही से पूछ लेता हूं। भारत से भी उन्होंने अपना एम्बेसडर हटा दिया है, यही दिल्ली में बैठते थे जहां पर आप वो हैं। तो ऐसे में क्या भारत जैसे देशों के खिलाफ जो रूस के साथ संबंध बना रहे थे और दोनों तरफ संबंध बना रहे थे, उन पर यह कार्रवाई के तौर पर है या अपने एम्बेसडर पर कार्रवाई के तौर पर है कि देखिए आप भारत के साथ रिश्ते अच्छे नहीं बना पाए, जो बात गीता कह रही थी कि देखिए एम्बेसडर की जो काम होता है, और इसके लॉन्ग टर्म मायने क्या है? क्योंकि अगर भारत देश जैसे देशों के साथ आप ये एक संदेश दे रहे हैं कि हमने कार्रवाई की है, तो फिर तो यूक्रेन की राहें आसान नहीं नजर आ रही हमें भविष्य में। देखिए, जो यूक्रेन है उनकी जो पॉलिसी है वो कुछ इस प्रकार से है जो कि मुझे लगता है कि वो खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं। अगर शुभांकर आप प्रेसिडेंट जेलेंस्की हो, चाहे उनके उच्च अधिकारी हो, चाहे डिफरेंट प्रोविंस के गवर्नर्स हो, उनके बड़े कॉन्ट्राडिक्टरी बयान आते हैं। आज कुछ बोला है, 3 दिन के बाद वो कुछ और बोलना शुरू कर देते हैं। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। पिछले हफ्ते से जब लीसी चांस में लड़ाई जारी थी, जेलेंस्की लगातार बयान दे रहे थे कि हमारे सैनिक डटे हुए हैं, लड़ाई घमासान कर रहे हैं और हम उसको 1 इंच भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। और 2 दिन के बाद लुगांस्क के जो गवर्नर हैं, उनका बयान ये आ गया था कि हम इस जो एरिया है लीसी चांस का, उसमें पूरी तरह से पीछे हट चुके हैं और रूस का पूरी तरह से कब्जा हो गया है। इसी तरह डिप्लोमेटिक फ्रंट पर देखिए, कभी कभी आप सुनेंगे जेलेंस्की के बयान आते हैं, हमारे हर रोज 200 सैनिक मर रहे हैं, हजारों सैनिक हताहत हो रहे हैं, हम ज्यादा लंबी लड़ाई नहीं चला सकते। लेकिन अगले ही दिन आप बयान सुनेंगे कि हम एक इंच जमीन लेकर मानेंगे और हमारे सैनिक बहुत बहादुरी से लड़ रहे हैं और लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि कॉन्ट्रडिक्शन है उनके हर बयान में। जहां तक ये राजदूत हटाए हैं, 4 राजदूतों को हटाया गया है। भारत का राजदूत उनमें से एक है, यूक्रेन का राजदूत भारत में। देखिए, ये कहीं ना कहीं इनकी अपनी पॉलिसीज हैं। अभी बहुत से लोग हैं जिनको वो मानते हैं कि शायद कहीं ना कहीं रूस के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं और ये चीज कहीं ना कहीं जब उजागर होती है तो उसके ऊपर वो एक्शन लेते हैं। ये इसका एक कारण हो सकता है। ठीक है, गीता, यही सवाल मेरा आपसे है कि अगर वो ये कारण मान रहे हैं कि रूस के प्रति सॉफ्ट नजरिया है उन देशों का जो अपने हितों को भी देख रहे हैं, तो ऐसे तो आगे आने वाले वक्त में और भी देश आएंगे, और अगर यूक्रेन सब पर कार्रवाई करेगा तो फिर ये यूक्रेन के भविष्य को लेकर या उनकी नीतियों को लेकर, उनकी विदेश नीति को लेकर कई तरह के सवाल खड़े कर देंगे। क्योंकि जरूरी तो नहीं है ना कि दुश्मन, अगर आप मेरे दुश्मन हैं तो फलाना व्यक्ति अगर आप सहमति रखता है तो वो भी मेरा दुश्मन हो। कम से कम इतनी समझदारी तो उम्मीद कर सकते हैं हम। लेकिन शुभांकर देखिए, जो देश हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हर देश के साथ अगर करना होता तो 58 शायद ऐसे देश थे जो रूस के साथ या रूस के अगेंस्ट वोट नहीं किया था यूनाइटेड नेशंस में। अब तक तो उन सारे देशों के साथ रिश्ते तोड़ देने चाहिए थे यूक्रेन को, या फिर अपने एम्बेसडर्स को रिकॉल कर लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप कंट्रीज देखिए कि उन्होंने किन कंट्रीज को किया है। बेसिकली यूरोपियन कंट्रीज हैं और भारत है। क्यों? क्योंकि भारत बहुत इंपॉर्टेंट इस रीजन में है, और अगर आज रूस को किसी मार्केट का सपोर्ट मिल रहा है तो वो सबसे बड़ा सपोर्ट चीन और भारत से ही मिल रहा है। अगर भारत और चीन अपना सपोर्ट रूस से हटा दे तो रूस ये लड़ाई नहीं लड़ सकता। तो फिर गीता, सवाल है कि चीन से अपना एम्बेसडर क्यों नहीं हटाया इन्होंने? क्योंकि चीन में उनके एम्बेसडर है या नहीं है, ये मुझे अभी मैं राजेश से पूछने की कोशिश करूंगा। हाँ, ये भी बड़ा दिलचस्प है। अगर राजेश इस पर आप ऐड करना चाहेंगे, क्या चीन में उनके एम्बेसडर हैं? बिल्कुल बिल्कुल, यूक्रेन के एम्बेसडर हैं चीन में। देखिए, चीन का बहुत बड़ा व्यापारिक संबंध था यूक्रेन से। 24 फरवरी जो युद्ध का डेट है, उससे पहले बहुत बड़ा व्यापारिक संबंध था। इनफैक्ट चीन ने कोशिश की थी, एक इंजन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो हवाई जहाज के इंजन बनाती है, बहुत बड़ी कंपनी है सोवियत टाइम की, और अपने आप में दुनिया की 4th या 5वें नंबर की हवाई जहाज के इंजन बनाने वाली कंपनी है। इससे जो टेक्नोलॉजी है चीन को, उसके उसका कब्जा हो जाता। और ये जो डील है, ये अमेरिका ने वीटो की थी। तो उनके जो संबंध हैं यूक्रेन और चीन के व्यापारिक तौर पे और सामरिक तौर पे बहुत बड़े थे जब तक ये युद्ध शुरू नहीं हुआ। इम्पोर्टेंट बात कही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं राजेश, की जो रिश्ते यूक्रेन और भारत के बीच है, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, या फिर पीपल टू पीपल, यानी कि हमारे जो स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ते हैं, वो इतना बड़ा नहीं है जितना चीन बड़ा है। तो चीन इंपॉर्टेंट है, इसलिए शायद नहीं किया है। लेकिन फ्यूचर में शायद यूक्रेन के एम्बेसडर जो चीन में, शायद उनको भी रिकॉल कर दे, एक मैसेज भेजने के लिए कि वो नाखुश हैं। देखिए, रिकॉल करने का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने एम्बेसी बंद कर दिया है। इसका मतलब बस ये है कि शायद दूसरा एम्बेसडर बिल्कुल वो नाखुश हैं। और बाकी कौन से देश है? नॉर्वे, हंगरी, चेक रिपब्लिक। क्यों? क्योंकि ये सारे ऐसे देश हैं जो बिल्कुल यूरोप में बिल्कुल यूक्रेन के साथ नहीं खड़े हैं इस लड़ाई में। नहीं, लेकिन अगर जर्मनी का
उस पर आप एक मैसेज देते हैं। और जैसा कि हम और आप लगातार बात कर रहे थे, थोड़ी देर पहले हम और आप एक फिल्म का भी जिक्र कर रहे थे, गेम ऑफ थ्रोन का, कि ठंड आने वाली है। अब कुछ महीनों में ठंड आने ही वाली, ये बात हर कोई जानता है, और गैस से लेकर तमाम चीजों की जरूरत वहां पड़ेगी। तो जर्मनी पर जब आप एक ऐसा मैसेज देते हैं और वहां के अंदर खाने से लगातार आवाजें आ रही कि देखिए हर चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, तो अगर वो अपना हित देखते हैं इस मैसेज के बाद, या उनकी आवाम का हित देखते हैं, तो फिर ये तो और भी कई जगह हो सकता है। आज जर्मनी में हो सकता है, कल फ्रांस में हो जाए, इटली में हो जाए। बिल्कुल, जर्मनी में तो हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कई सारे लोग हैं जो अब नाखुश हैं इन पॉलिसीज को लेकर कि क्या जर्मनी को इतना स्ट्रांग स्टैंड लेना चाहिए। विंटर्स आ रहे हैं, गैस बंद हो गया तो कैसे जिएंगे। कहीं ना कहीं जर्मनी ने यह भी कह दिया है कि इस बारी जो है जिस तरीके का रेडिएटर जब वो ऑन करते हैं एक बारी, तो पूरे विंटर्स, जब तक विंटर्स खत्म नहीं होता तब तक चलता रहता है। कहीं ना कहीं वो तैयार कर रहे हैं अपने लोगों को कि शायद इस बारी उनको पूरे समय 24/7 गर्म पानी ना मिले, या 24/7 हीटिंग नहीं होगा, या शायद जो डेट है जब रेडिएटर ऑन होता है वो डेट थोड़ा ज्यादा एक्सटेंड कर दिया है, अर्ली सितंबर नहीं है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इन अनाउंसमेंट से लोगों को परेशानी जरूर हो रही है कि शायद ये विंटर उनके लिए बहुत ही हार्श विंटर रह सकता है। जी राजेश, कुछ आप ऐड ऑन करना चाह रहे थे? जी, देखिए, मैं बिल्कुल जो गीता बोल रही हैं ठीक बोल रही हैं। बिल्कुल, जर्मनी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है पूरे यूरोपियन यूनियन में, और वो काफी हद तक, जर्मनी और फ्रांस, ये दो देश पूरी यूरोपियन यूनियन की जो किस दिशा में उनकी फॉरेन पॉलिसी जाएगी, किस दिशा में उनका इन्वेस्टमेंट जाएगा, ये काफी हद तक दो देश डिसाइड करते हैं। लेकिन मैं आपको एक और देश की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूं जहां से एम्बेसडर को रिकॉल किया गया है, हंगरी से। देखिए, हंगरी एक ऐसा देश है जिसने शुरू से ही ये बोला है, हम रूस से अपने पूरी तरह से रिश्ते नहीं तोड़ेंगे, हम पूरे सैंक्शन जो अमेरिका डिक्टेट कर रहा है या यूरोपियन यूनियन बोल रहा है, देखिए वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, लेकिन उसने बोला हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे लिए ये इकोनॉमिक सुसाइड यानी कि आत्महत्या के बराबर होगा। तो उन्होंने बिल्कुल इससे मना कर दिया कि हम किसी भी तरह से कमी नहीं करेंगे गैस और तेल में रूस से। दूसरा, ये पहला देश था यूरोप का जिसने बोला हम रूबल में आपको पेमेंट करने के लिए तैयार है। तीसरा, इसका लगातार इनके और यूक्रेन के संबंध में बहुत तल्खी रही है। देखिए, बहुत से बयान आए हैं हंगरी की तरफ से, और फिर काउंटर बयान आए हैं यूक्रेन की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ। और मैं आपको एक चीज बता दूं शुभांकर, आप इसको मार्क करके रख लीजिए, जब यूरोपियन यूनियन में वोटिंग होगी यूक्रेन को शामिल करने के लिए, हंगरी एक ऐसा देश होगा जो इसके खिलाफ वोट करेगा। और अगर एक भी देश अगर खिलाफ वोट करता है तो यूरोपियन यूनियन में यूक्रेन कभी भी, मैं आज की बात नहीं कर रहा, सदियों तक यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं बन सकता। बिल्कुल नहीं, तो फिर ये क्या, यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनने के लिए कंसेंसस की जरूरत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं राजेश कि हंगरी सबसे बड़ा इम्पेडिमेंट होगा, और आप इंतजार करिए। अभी जो डील टर्की कह रहा है कि वो खुश है, जो स्टेटमेंट स्वीडन से आया है कि नहीं, आपके जो 74 लोग हैं आप चाहते हैं एक्स्ट्राडाइट हो जाए, वो सब लॉ ऑफ द लैंड यानी कि स्वीडिश लॉज के अकॉर्डिंग डील किए जाएंगे। और अगर स्वीडिश लॉज कहते हैं कि ये 74 में से ये 50 लोग हम नहीं दे सकते हैं, तो टर्की भी ऑब्जेक्ट करेगा। तो अब अभी रुकिए, जब ये डिसीजन होना होगा तब आप देखिएगा टर्की का रुख क्या होगा और हंगरी का रुख।